प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में आप लोगों ने यूएनओ के बारे में पूरी क्लास ख़त्म कर दिया, जिसमें यूएनओ वगैरह के बारे में क्लास 3 पार्ट में है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो वो टॉपिक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग समाप्त हो चुका है। अब जो नया आपका सिलेबस में शामिल किया गया है वो है आपका संविधान, और संविधान को इंग्लिश में कहते क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब थोड़ा सा इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में हम लोग को चलना पड़ेगा थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में ये था कि अनेक यूरोपीय जातियों का क्या हुआ था? भारत में आगमन हुआ था। अनेक यूरोपीय जातियों का क्या हुआ? भारत में आगमन। और ये यूरोपीय जातियाँ कौन कौन सी थीं? तो ये यूरोपीय जातियाँ PDADF, पी से प यानी कि पुर्तगाली, डी से ड यानी कि डच, ए से अ यानी कि अंग्रेज, और डी से ड यानी कि डेनिश, और एफ से आपके हो गए फ यानी कि फ्रांसीसी। तो इस तरीके से ये 5 यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन हुआ। और इस 5 यूरोपीय जातियों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन रहा? तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे अंग्रेज। और ये जो अंग्रेज थे, इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना। और उसी के संबंध में आपके अंग्रेज़ों द्वारा जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। और ये जो एलिजाबेथ प्रथम थी, ये कौन थी? ब्रिटिश महारानी थी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया। और जब ये व्यापार करने आए तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अब हमने पहले ही बताया कि इन अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य था भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना। तो ये अंग्रेज़ 2 प्रमुख युद्ध लड़े थे। और ये 2 प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? तो इनके द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़ा गया वो था आपका प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 1764 ईस्वी में। और इन दोनों युद्धों में अंग्रेज क्या हुए? विजयी हुए। जब अंग्रेज विजयी हुए तो इन अंग्रेज़ों के द्वारा 1765 ईस्वी में आपका क्या किया गया? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई। और जब इलाहाबाद की संधि की गई तो उस समय मुग़ल बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। और इसी शाह आलम द्वितीय से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई। और इसी संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी गई। जब अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी गई तो ये अंग्रेज़ भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए समय समय पर नए अधिनियम का निर्माण करते रहते थे। अब ये जो अधिनियम हैं, जिसमें कि आपका प्रमुख रूप से आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इस तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अंग्रेज़ों द्वारा भारत की जो शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, इन्हीं अधिनियम के माध्यम से ये भारत की शासन व्यवस्था चलाते थे। और इसी अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर ये आपका जो पहला मुख्य अधिनियम है वो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के संबंध में उठाया गया पहला कदम था। और इसी अधिनियम के तहत कंपनी के कुछ रूल और रेगुलेशन निर्धारित किए गए थे।
उसके बाद से इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद से इसी अधिनियम के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे कि आधुनिक इतिहास के गवर्नर जनरल पे ही रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, जिसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। उसके बाद से उसी गवर्नर के पद को क्या नाम दे दिया गया? गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वो हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसको अगले अधिनियम में के तहत इनका नाम चेंज किया गया था, पद नाम चेंज किया गया था, और वो अधिनियम था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद से जब और आगे हम लोग अधिनियम बढ़ेंगे तो आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, और इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत आपका वायसराय पद की उत्पत्ति की गई, और भारत का जो प्रथम वायसराय हुआ था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद से कुछ समय के पश्चात फिर एक अधिनियम आया और वायसराय पद नाम को चेंज करके गवर्नर जनरल नाम की उत्पत्ति की गई। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और उसी गवर्नर जनरल के बाद आपका भारतीय गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, और इस पर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, और उसका आंसर हो जाता है आपका सी राजगोपालाचारी। और इसी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कब किया गया था? तो अभी हम लोग जब संविधान का निर्माण पढ़ना शुरू करेंगे तो उसी संविधान निर्माण में संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी, और उसी अंतिम बैठक में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर राष्ट्रपति पद का उदय किया गया। तो ये सब निर्माण वाले हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। उसके बाद से इसी अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई? स्थापना की गई, और वो स्थापना कहाँ पर की गई? कलकत्ता में। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था? नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आपका एक और न्यायालय काम करता था, और वो कौन सा था? प्रीवी काउंसिल, जो कि आपका क्या था? ब्रिटिश न्यायालय था। यानी कि उस समय 1773 एक्ट में आपका ब्रिटिश न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय या सबसे बड़ा भारत का न्यायालय के रूप में जाना जाता था, और इसी के अंडर में किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इस प्रीवी काउंसिल वाले न्यायालय का अस्तित्व कब समाप्त किया गया? तो इसका अस्तित्व समाप्त किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और इसी 1935 अधिनियम के तहत प्रीवी काउंसिल के अस्तित्व को समाप्त किया गया, और भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन आया? सुप्रीम कोर्ट के रूप में आया। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में की गई, और इसी 35 अधिनियम के बाद सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र होकर के कार्य करने लगा। अब इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि आपका जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, तो उस समय इस न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो इस कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या इसमें 3 थी, जिसमें आपका 3 न्यायाधीश में आपका मुख्य न्यायाधीश एक था, और उस मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? एलिजा इम्पे। और वाइट, और तीसरा आपका न्यायाधीश था लीमेस्टर। ये जो एलिजा इम्पे था ये क्या था? सीजे बोले तो चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश।
तो जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब कलकत्ता में हुई तो इस सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 3 थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 2 अन्य न्यायाधीश व्हाइट और लिमेस्टर के रूप में शामिल किए गए थे। तो अगला अधिनियम आपका कौन सा है? 1833 का चार्टर एक्ट। थोड़ा सा बीच बीच में और भी अधिनियम का निर्माण किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे अधिनियम पे क्वेश्चन कम पुटअप होते हैं या न के बराबर होते हैं। तो मैं उसी अधिनियम की चर्चा करूंगा, मुख्य अधिनियम की, जिस पे अक्सर क्वेश्चन क्या होते रहते हैं? पुटअप होते रहते हैं। तो अगला अधिनियम आपका है 1833 का चार्टर एक्ट। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल की क्या की गई? नियुक्ति की गई। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, और उसके बाद से इस अधिनियम के तहत अब किसका गवर्नर जनरल माना जाने लगा? तो वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसके अंतर्गत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरीके से आपका इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्वेश्चन ये पूछ देता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। और इसी अधिनियम के तहत भारत में प्रथम विधि आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना था? तो जब लॉ कमीशन या विधि आयोग का गठन हुआ तो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले। और इस लॉर्ड मैकाले के बारे में और भी क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो यही लॉर्ड मैकाले है। और इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के तहत आपका जो भारत में बुराइयां या कुरीतियां चला करती थीं, जिसे दास प्रथा, ठगी प्रथा, सती प्रथा के रूप में जाना जाता था, इसी अधिनियम के तहत ये सभी कुरीतियों या बुराइयों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इनके लिए अलग अलग अधिनियम का निर्माण करते हुए इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार हुआ करता था वो क्या हो गया? पूर्णतः समाप्त हो गया। और उसके बाद आपका जो अगला अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम 1858 का है। और इस भारत शासन अधिनियम 1858 को एक तरीके से भारत के लिए अच्छा साबित होने वाला अधिनियम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आपका जो ये भारत शासन अधिनियम 1858 हुआ, इसके पहले भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 को भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया तो नए अधिनियम की जब रचना की गई तो उसे भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व पूर्णतः समाप्त हो गया। और जब समाप्त हुआ तो भारत की शासन व्यवस्था अब किसके अधीन चली गई? ब्रिटिश ताज के अधीन। ब्रिटिश ताज मतलब जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, वो ब्रिटेन की महारानी भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से भारत से इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, या जो भी शासन व्यवस्था की जाती थी वो अब उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। और इसी अधिनियम के तहत आपके प्रथम वायसराय मतलब गवर्नर जनरल के पद को अब किस नाम में बदल दिया गया? वायसराय के नाम में बदल दिया गया। और जो भारत का प्रथम वायसराय हुए वो थे आपके लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग। अब ये जो लॉर्ड केनिंग हैं, इस लॉर्ड केनिंग के द्वारा ईयर बाय ईयर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। अब ये लॉर्ड केनिंग आपका एक तरीके से 1856 में ये गद्दी पर बैठा था। और इसी 1856 से लेकर के कंटिन्यूएशन में याद करने का बहुत अच्छा तरीका 1856 से स्टार्ट करिए और 1862 तक कोई ना कोई प्रमुख कार्य इसके द्वारा किया गया। जैसे 1856 की अगर बात की जाती है
तो इसी 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। आजकल बहुत सारी परीक्षाओं में हम देख रहे हैं, वनडे की परीक्षाओं में, कि अधिनियम से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, SC/ST एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो एक आध क्वेश्चन इन एक्ट या अधिनियम का ईयर उठा करके क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए हैं। तो इसमें आपका 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 56 के बाद आपका अगला ईयर कौन आएगा, तो वो आएगा 1857। और इसी 1857 में गदर क्रांति या फिर 1857 का विद्रोह हुआ था। और जब 1857 का विद्रोह हुआ, इसी के बाद आपका अगला ईयर कौन आ जाएगा, 1858। और इस 1858 में क्या हुआ, तो 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम 1858 क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। जब 1858 भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, तो 58 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 1859। एक इसमें अगर चाहें तो और जोड़ सकते हैं आप कि 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद से इसी 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 56 से में आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1857 की क्रांति, इसमें दूसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1859 में इसके द्वारा करेंसी एक्ट पारित किया गया। करेंसी एक्ट पारित किया गया मतलब पैसे रुपए से संबंधित नियम कानून को क्या किया गया, पारित किया गया। और उसके बाद 59 के बाद आपका अगला ईयर कौन सा आता है, 1860। और इस 1860 में आपका आईपीसी का निर्माण कराया था। आईपीसी बोले तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और इस भारतीय दंड संहिता का निर्माण करता कौन था, तो इस भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण करता थे आपके लॉर्ड मैकाले। अब कुछ लोगों को आईपीसी के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो भारत में या आज के समाज में जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, उन सभी अपराधों का वर्णन इस आईपीसी में दिया गया है, भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। और इस आईपीसी में कुल धाराओं की संख्या 511 है। और क्राइम में जैसे कि आज के समाज में घटित होने वाले प्रमुख क्राइम, हत्या हो गया, चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, छिनैती हो गया, रेप हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल की गई हैं, इसी आईपीसी में शामिल किया गया। और इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1860 ईस्वी में। और इसका निर्माण करता कौन था, लॉर्ड मैकाले। तो 1860 में ये प्रमुख घटना हुई थी या ये प्रमुख कार्य हुआ। फिर 1861 ईस्वी, और इस 1861 ईस्वी में इसके द्वारा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। और ये जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था वो किस सन में पारित किया गया, 1861। और जब 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, तो इसी के बाद आपका अगला ईयर कौन सा आ गया, 1862। और इसी 1862 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इन 3 उच्च न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई थी। तो इस तरीके से भारत शासन अधिनियम एक बहुत अच्छा अधिनियम कहा गया। और इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया। और जब प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया तो भारत की शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। और ब्रिटिश महारानी के जब हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल के पद नाम को बदल करके वायसराय नाम दिया गया, और प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग हुआ। और लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी के मध्य अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। 1856 में इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया।
57 में क्रांति हुई और इसी 57 में आपका कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 59 में करेंसी एक्ट पारित कराया। 60 में इसके द्वारा आईपीसी का निर्माण कराया गया और इस आईपीसी का निर्माणकर्ता कौन था? लॉर्ड मैकाले। और 61 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ और इसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए अगला अधिनियम आपका कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1909। और जब ये भारत शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ था तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक अधिनियम पढ़ा था जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है। ठीक, और उसी 1858 में या 1858 अधिनियम के तहत एक नए पद का सृजन किया गया था जिसे राज्य सचिव के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत का राज्य सचिव या राज्य सचिव के नाम से उसको संबोधित किया गया था। तो इसमें अब दो व्यक्ति शामिल हो गए, एक आपका लॉर्ड मार्ले और दूसरा आपका मिंटो। और उसी 1858 के तहत मार्ले क्या बना? राज्य सचिव बना, भारत का राज्य सचिव। और जब ये भारत का राज्य सचिव बना तो राज्य सचिव और मिंटो कौन था? तो ये वायसराय था। और इन्हीं दोनों ने मिल करके किसका निर्माण कर दिया? भारत शासन अधिनियम 1909 का। इसी कारण से इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या की गई? स्थापना की गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में किसको अलग किया गया? तो मुस्लिमों को, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। अब इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी? तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इसी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और जब घोषणा की गई तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तब ये स्टेटमेंट दिया कि अगर अंग्रेज़ हम हिंदू और मुस्लिमों के बीच किसी प्रकार की मतभेद रेखा खींचते हो या मतभेद पैदा करते हो तो भी हम लोगों के एकता और प्यार में कमी नहीं आएगी। और 16 अक्टूबर 1905 को हिंदू और मुस्लिम आपस में राखी बांधते नजर आए। अब जब इस तरीके का काम हुआ तो यही मुस्लिम उसी के बाद 1905 के बाद मुस्लिमों ने एक अलग अपनी पार्टी की स्थापना किया जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। 1906 में इनकी स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे आगा खां और सलीमुल्लाह। उसी मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल जा करके किससे मिला? मार्ले मिंटो से मिला। और इन लोगों ने ये मांग किया कि भारत में हमारा काफ़ी शोषण होता है, हम लोग अल्पसंख्यक के रूप में हैं, तो इस वजह से हम लोगों को अलग एक क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। और उसी के परिणाम स्वरूप ये भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना कर दी गई। अब जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना कर दी गई तब इसके संबंध में काफ़ी विरोध उत्पन्न हुआ और उस विरोध में ये कहा गया कि मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसलिए माना गया क्योंकि ये संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्होंने भारत का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। और इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत आपके गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मार्ले मिंटो ने भारत में लोकतंत्र का सर्वनाश कर दिया। तो इस तरीके से भारत को ये क्या किए? संप्रदाय के आधार पर दो भागों में क्या कर दिए? विभाजित कर दिए। उसके बाद से अभी हमने बताया कि इसी मिंटो को क्या कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। और इस अधिनियम के संबंध में गांधी जी ने ये कहा कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र का या लोकतंत्र का इसने सर्वनाश कर दिया। अब इसी अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल परिषद हुआ करती थी और उस गवर्नर जनरल परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। और जब गवर्नर जनरल परिषद में भारतीयों के नियुक्ति का प्रावधान प्रस्तुत किया गया
तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम भारतीय कौन हुए। प्रथम भारतीय मतलब गवर्नर जनरल परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन हुआ। तो इसका आंसर आपको हो जाता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में आ चुका है कि गवर्नर जनरल परिषद में प्रथम भारतीय कौन था जिसकी नियुक्ति की गई। तो गवर्नर जनरल परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इस तरीके से आपका भारत शासन अधिनियम 1909 हुआ। इसके बाद से प्रमुख अधिनियम में आपका अगला अधिनियम आ जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद से 1935 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट आपका आ जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और उसी के बाद से भारत आज़ाद हो गया। तो ये बाकी जो 3 अधिनियम बच रहे हैं प्रमुख अधिनियम, इनको हम लोग अगले क्लास में डिस्क्राइब करेंगे।